प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम तत्सम उपसर्ग के कुछ भेदों का अध्ययन कर चुके हैं। इस द्वितीय भाग में शेष तत्सम उपसर्गों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें अगला है दुस्। दुस् उपसर्ग का अर्थ है बुरा या कठिन। बुरा या कठिन अर्थ को प्रकट करने के लिए दुस् उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब दुस् उपसर्ग को किस प्रकार से पृथक किया जाएगा? जैसे शब्द दे दिया दुस्साहस, तो यहाँ पर हमको देख रहा है कि दुस् उपसर्ग है, आसानी से इसकी पहचान हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब ये उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इसमें संधि से विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे दुष्कर्म, अब यहाँ पर उपसर्ग तो है दुस्, लेकिन ये से इस से में परिवर्तित हो गया। नियम कहता है कि विसर्ग या से के बाद कै खे या पै फै आ जाए तो विसर्ग इस सकार में अर्थात मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुस् प्लस कर्म, यहाँ से के बाद कै आने के कारण ये से इस मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो गया। तो उपसर्गों में जो ये परिवर्तन होता है ये संधि विकार के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। से कोई सा भी मिल जाए, हमको उसके मूल रूप दंतव्य सकार में ही उसको परिवर्तित करना है। अगला है दुर। बुर या बुरा या कठिन अर्थ को प्रकट करने के लिए इस दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे दुर्दशा और दुर्भाग्य। अब यहाँ पर हम शब्द में देखते हैं दुर्दशा, रे दे के ऊपर चढ़ा हुआ है। मैंने आपको रे के विकार के अंतर्गत इसको बतला दिया है कि रे के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो रे अगले वर्ण के शीर्ष पर आरूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर दुर्दशा, जैसे ही उच्चारण करेंगे दुर का आभास हो जाएगा, दुर्दशा, दुर्भाग्य। तो आभास किसका हो रहा है? दुर का। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हुआ? दुर प्लस दशा, दुर प्लस भाग्य। अगला है निस। रहित या नहीं अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी शब्द या धातु से पहले निस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं निस्सार, यहाँ पर निस प्लस सार, से के बाद से समान से आता है तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मैंने आपको भी बतलाया कि कै खे और पै फै आ जाए तो ये दंतव्य सकार मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ है निष्काम, विग्रह करेंगे तो निस प्लस काम, तो यहाँ पर से के बाद कै के आने पर ये से इस सकार में परिवर्तित हुआ। उसी प्रकार निष्पाप, विग्रह करेंगे तो निस प्लस पाप बराबर निष्पाप प्राप्त हो जाएगा। अगला है निर। बुरा या कठिन नहीं, रहित या नहीं, इस अर्थ को प्रकट करने के लिए निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे निरपराध, निर्देश। यहाँ पर हम देख रहे हैं निर उपसर्ग पहले जुड़ा हुआ है, उसके बाद हमें प्राप्त हो रहा है शब्द अपराध। उसी प्रकार निर्देश बोलेंगे तो निर प्लस देश। इस प्रकार समान रूप से हमें उपसर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अगला है नी। नी उपसर्ग बंध, समूह, आदेश, पटुता इत्यादि अर्थों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे निकर। तो यहाँ पर समान रूप से वो हो रहा है नी प्लस कर, नी प्लस बंध, नी प्लस यम। कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगला है परा। विपरीत, नाश या अनादर अर्थ को प्रकट करने के लिए इस परा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, या सीधे से रूप में प्राप्त होता है, जैसे पराजय, परा प्लस जय, परामर्श, परा प्लस मर्श। समान रूप से हमें इसकी प्राप्ति होती है। अगला है परि। चारों ओर पूर्णतः बुराई और क्रम
इन अर्थों को प्रकट करने के लिए इस परि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह भी हमें सामान्य रूप से ही प्राप्त होता है, जैसे परिवर्तन में परि उपसर्ग वर्तन शब्द, परिणाम में परि प्लस नाम, परित्याग में परि प्लस त्याग। अगला है प्रय। आगे, समान, अत्यधिक आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए इस प्रय उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह भी समान रूप से ही प्राप्त होता है, जैसे प्रस्थान, तो यहाँ पर प्रय प्लस स्थान, प्रमाण प्रय प्लस मान, प्रवेश प्रय प्लस बेस। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल उपसर्ग को अलग कर देना है, शब्द स्वतः ही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति। हर एक, विरुद्ध और सामने, इन अर्थों को प्रकट करने के लिए इस प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रति उपसर्ग जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो कहीं कहीं पर इसमें संधि विकार उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक, इसको तोड़ते हैं तो प्रति प्लस एक, यहाँ पर ई का यह हुआ यण संधि हुई, तो प्रति प्लस एक। उसी प्रकार प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष यण संधि से, या प्रतिध्वनि, यहाँ पर सीधा जुड़ा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रति प्लस ध्वनि। तो जहाँ पर विकार उत्पन्न होता है उन शब्दों को थोड़ा विशेष रूप से देखना है, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। अगला है बी। विशेषता, भिन्नता या अभाव, इन अर्थों को प्रकट करने के लिए इस बी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे विपक्ष, बी प्लस पक्ष, विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, वियोग, बी प्लस योग। अगला है सम। सम को मैं हलंत रूप में दे सकता है या उसको अनुस्वार के रूप में भी दिया जा सकता है, तो किसी रूप में प्राप्त हो जाए, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, संयोग या रहित, सहित, इन अर्थों को प्रकट करने के लिए इस सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे सन्यासी, यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है तो उसको तोड़ेंगे तो किसमें टूट जाएगा, में, सम प्लस न्यासी, सम्मान, सम प्लस मान, संयम, तो सम प्लस यम। उसी प्रकार सु, अच्छा, शुभ या सहज अर्थों को प्रकट करने के लिए सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुपात्र, यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है, सु प्लस पात्र, विग्रह करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शब्द आ गया स्वागत, यहाँ पर डायरेक्ट हमको सु नहीं दिख रहा है, यहाँ पर स्व दिख रहा है, तो ऊ का क्या हुआ, यहाँ पर व्ययण संधि से विग्रह करेंगे तो सु प्लस आगत। उसी प्रकार स्वच्छ, सु प्लस अच्छ। तो इस प्रकार इन शब्दों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर संधि विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमने ये उपसर्ग पढ़े, ये तत्सम उपसर्ग थे जो संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त ज्यों की त्यों हुए। लेकिन संस्कृत शब्द उपसर्ग भांति भी प्रयुक्त होते हैं, अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत में जो संस्कृत के होते हुए भी हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे अन, यहाँ देख सकते हैं ए, अभाव या विलोम शब्द निर्माण करने के लिए इस ए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये संस्कृत शब्द हैं लेकिन हिंदी में आकर के ये उपसर्गों की भांति प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ए उपसर्ग है, ये अभाव अर्थ को प्रकट करता है या विलोम शब्द निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे असुर, अहिंसा, नैसुर इति असुर। तो यहाँ पर विलोम शब्द का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पर ए प्लस सुर हो जाएगा, अहिंसा, ए प्लस हिंसा हो जाएगा। अगला है अन, नहीं तथा विलोम शब्द निर्माण करने के लिए भी अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुचित, अनिच्छा। इसका उच्चारण करते हैं तो अन प्लस उचित और अन प्लस इच्छा। अगला है अधय, नीचे अर्थ में प्रयुक्त होता है। कभी कभी यह विसर्ग ऊ में परिवर्तित हो जाता है और ए प्लस ऊ बराबर ओ गुणादेश भी हो जाता है। तो अधय या अधो, ये दोनों रूप हमें आप पर प्राप्त हो जाते हैं। अधय मिल जाए या अधो मिल जाए तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, उसको अधय ही मान करके चलेंगे, क्योंकि ये ओ जो विकार उत्पन्न हुआ ये संधि के कारण हुआ है,
इसलिए इसको अधः ही माना जाएगा। जैसे अधः पतन है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, अधः आ रहा है तो अधः प्लस पतन है, हो गया इसका विग्रह। यदि दे दिया अधोगति तो विग्रह करेंगे तो अधः प्लस गति या अधो प्लस गति। यहाँ पर जो ओ विकार उत्पन्न हुआ है ये विसर्ग का विकार उत्पन्न हुआ है, विसर्ग का उ हुआ, उ का गुण संधि होकर के प्लस उ बराबर ओ आदेश हुआ। उसी प्रकार अंत या अंतर, अंतः मिल जाए या विसर्ग का इतस्तन आदेश भी होता है, से जो स्वरूप सूत्र से संस्कृत में, तो अंतः प्लस अंतर भीतर अर्थ में अंतः अंतर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतरात्मा, तो यहाँ पर मिल रहा है हमें अंतर प्लस आत्मा, अंतःकरण यहाँ पर अंतः प्लस करण, तो यहाँ पर तो अंतर रह मिल रहा है और यहाँ पर अंतः मिल रहा है, तो अंतः मिल जाए चाहे अंतर मिल जाए बात एक ही है। तो यहाँ पर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो रूप प्राप्त होता है उसको उसी रूप में हमको विग्रह कर देना, उसको तोड़ देना है। अगला है कु, बुरा अर्थ को प्रकट करने के लिए इस कु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुपुत्र और कुयोग। यहाँ पर हमको डायरेक्ट मिल रहा है कु कु, तो विग्रह करेंगे कु प्लस पुत्र, कु प्लस योग। चिर, अगला है चिर उपसर्ग, बहुत समय के अर्थ में इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह भी हमें सीधे रूप में ही प्राप्त होता है, जैसे चिरकाल और चिरस्थायी। हम देखते हैं यहाँ पर चिर प्लस काल, चिर प्लस स्थायी। नेक्स्ट है सह, सात अर्थ को प्रकट करने के लिए इस सह उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सह भी सीधा ही जुड़ता है, जैसे सहपाठी और सहयोग, तो यहाँ पर विग्रह करेंगे तो सह प्लस पाठी, सह प्लस योग। अगला है पर, अन्य या दूसरा अर्थ को प्रकट करने के लिए इस पर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे पराधीन और परलोक। विग्रह करेंगे तो यहाँ पर प्लस अधीन और पर प्लस लोक। अगला है सम, समान अर्थ को प्रकट करने के लिए इस सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे समकालीन और समदर्शी। अब यहाँ पर सम प्लस कालीन, सम प्लस दर्शी, यहाँ पर एक ध्यान में रखना है, यहाँ पर भी हमने सम उपसर्ग पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर मैं हलंत लगा हुआ है और यहाँ पर मैं हलंत लगा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो सम पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, स्वरमिश्रित व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सम प्लस कालीन, सम प्लस दर्शी, यहाँ पर मैं को हलंत नहीं करना है, न ही अनुस्वार के रूप में इसको प्रदर्शित करना है। अगला है पुनर, पुनः या फिर अर्थ में इस पुनर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्मिलन। जैसे ही उच्चारण करेंगे हमें पुनर का बोध हो जाएगा, उसी जगह पर हम उसका विग्रह करेंगे, उसी जगह पर उसको तोड़ेंगे, तो पुनर्जन्म, तो पुनर प्लस जन्म, पुनर प्लस मिलन। अगला है स्व, स्व मीन्स अपना, तो अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए स्व उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह भी सीधे रूप में ही प्राप्त होता है, जैसे स्वदेश और स्वराज। तो यहाँ पर स्व हमें दिख रहा है, इसको अलग कर दीजिए, शब्द भी हमारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो जाएगा, स्व प्लस देश और स्व प्लस राज्य। अगला है आत्म, अपना या स्वम अर्थ को प्रकट करने के लिए आत्म उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे आत्मकथा और आत्मबल। यह भी हमें सामान्य रूप से ही प्राप्त होता है, सीधे रूप में ही प्राप्त होता है, जैसे आत्मकथा में आत्म उपसर्ग और कथा शब्द, आत्मबल में आत्म उपसर्ग और बल शब्द। अगला है पूर्व, पहले अर्थ को प्रकट करने के लिए इस पूर्व उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्वज और पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर पूर्व प्लस जय, पूर्व प्लस आग्रह। बहि या बहिष, इस विसर्ग का यथास्थान शय, रे और विसर्ग के तीन रूप प्राप्त होते हैं। तो बहि या बहिष, यह उपसर्ग बाहर अर्थ में प्रयुक्त होता है, बाहर अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी शब्द से पूर्व प्रयोग किया जाता है, जैसे बहिष्कार। अब यहाँ पर देखिए, ये से
परिवर्तित हो गया, ये से इससे बदल गया। मैंने आपको भी बताया कि विसर्ग के बाद या से के बाद के खे या पे फे आ जाए तो यह से या ये विसर्ग षटकोण वाले से में अर्थात मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको विग्रह करेंगे तो बहि प्लस कार या बहिष प्लस कार, इस रूप में इसको प्राप्त करेंगे। बहिष्कृत तो बहिष प्लस कृत या बहि प्लस कृत। स्वयं अपने आप अर्थ में इस स्वयं उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यह भी हमें मूल रूप में ही प्राप्त होता है, जैसे स्वयं सेवक और स्वयं वर। तो यहाँ पर स्वयं को अलग कर दीजिए, उपसर्ग और शब्द अलग अलग समान रूप से प्राप्त हो जाएंगे। लास्ट है अपना तत्, तो उसके अर्थ में प्रकट करने के लिए इस तत् उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे तत्काल। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मिल रहा है तत् प्लस काल, तत्सम तत् प्लस सम। अब यहाँ पर तद्भव, तो यहाँ पर मूल शब्द है तत् प्लस भव। आपने संस्कृत के अंतर्गत जसत्व संधि पढ़ी होगी। जसत्व संधि में तय का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर तय का क्या हुआ है, दय, जसत्व संधि से। तो ये जो परिवर्तन हुआ है संधि विकार के कारण उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर हमारे उपसर्ग पूर्ण होते हैं। जो शेष उपसर्ग हैं वो इसके तीसरे भाग में आपको पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।